नमस्कार कैपिटलिस्ट नरेंद्र मोदी जी। आज बात दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी कि आयुष्मान भारत की करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है इस स्कीम के तहत 4 लाख लोगों का कोरोना का मुफ्त इलाज किया गया। 10 लाख कार्ड होल्डर का कोरोना का जो टेस्ट किया गया था वो भी किया गया और टोटल खर्चा कितना आया? महज 12 करोड़। चरण कहां है? चरणारविंदम करना है। संभव है ऐसा? बीबीसी ने एक पड़ताल की है। आयुष्मान भारत का कार्ड अगर आपके पास है तो आपको बकायदा बेइज्जत किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपको इलाज नहीं दिया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट है, पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि गरीब की इज्जत इस देश में कभी रही नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो वो गरीब देता है। कैलकुलेशन चाहोगे तो वो भी करके दिखा दूंगा। जब लॉकडाउन पहला लगा था, मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ था। जब एक राज्य से दूसरे राज्य को पार करके जब तीसरे राज्य में जाते थे तो हर राज्य हर जिले में जब मजदूर को पकड़ करके उनको डिसइंफेक्ट करने की बात होती थी तो एसडीएम साहब कैसे डिसइंफेक्ट करते दिखाई दिए थे? पूरा पेस्ट कंट्रोल उन मजदूरों पर किया गया था। इतना अमानवीय ढंग से हमने बर्ताव इन मजदूरों के साथ किया और इलाज के नाम पर हम इन लोगों को भूल चुके हैं और इलाज नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश का केस है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास आयुष्मान भारत जिसपे मोदी जी की तस्वीर है, ये वाला कार्ड है, 5 लाख का मुझे बेनिफिट है, आप इससे पैसा लीजिए और मेरे पिता मेरी माता जी को आप इलाज दीजिए। पता क्या हुआ? एक तो समाज में बेइज्जत करना शुरू किया, बहुत बेइज्जत किया और कई जगह तो ऐसा देखा गया कि कार्ड लेके व्यक्ति पहुंचा, उसकी कुटाई कर दी, पिटाई कर दी उसकी। इतना बुरा हाल है। समस्या यह है कि हमने गरीब को कभी इंसान समझा ही नहीं और गांव में रहने वाले लोगों पर इतना बुरा संकट है कि जहां वो रह रहे हैं मात्र एक पैरासीटामोल तक उनके पास नहीं है। गांव उजड़ रहे हैं। गरीबी का यह आलम है कि कोरोना के भय से एक तो इलाज कराने नहीं जा रहे हैं और उनको डर यह भी रहता है कि अगर हम इलाज कराने चले गए तो हमारा पैसा, हमारा जो जितना पैसा है, जितनी खेती है, जितना धन है, सब लुट जाएगा। ये आयुष्मान भारत के केस में बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। इस डर के इलाज से नहीं जाते हैं और अपनी जिंदगी गंवा दे रहे हैं। पता है, अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं। गरीबी इतनी है, लाशों को गंगा में फेंका जा रहा है और जमीन के अंदर दफनाया जा रहा है। गरीबी का है ये आलम। मरने के बाद भी एक डेड बॉडी के अधिकार होते हैं। उन अधिकारों के बारे में बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने भी शहर वाले ना साहब सुन लीजिए, आज गांव उजड़ने के नाम पर खड़े हैं। अगर गांव उजड़ेंगे तो शहर कभी नहीं बसेंगे और बसे हुए शहर नहीं बचेंगे। थोड़ा सा आगे आइए, इन गरीबों को खाना, मदद और दवाइयां मुहैया कराना शुरू कीजिए, समस्या हो जाएगी। लौटते हैं अपने आयुष्मान भारत की तरफ। हम मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? हमें एश्योरेंस होना चाहिए कि अगर मैं कल बीमार पड़ता हूं तो अस्पताल में रोक टोक मुझे इलाज मिल जाए और पैसे की अभाव में मेरा इलाज नहीं रुकना चाहिए। सिर्फ पैसा ना होने की वजह से मेरा इलाज नहीं रुकना चाहिए, यही एक मंतव्य होता है जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आप मोटी रकम देते हैं ताकि आपका इलाज बेहतर तरीके से एक बेहतर अस्पताल में हो सके। जब अस्पताल ही आपको नहीं मिलते हैं तो इन मेडिकल इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं हो जाता। सेम गोज विद आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के बारे में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो बीबीसी ने पड़ताल की है वो सुनिए। ये जो एक पेशेंट है जो 3 दिन से सरकारी अस्पताल में भर्ती था, कोरोना का इलाज वहां संभव नहीं था तो डॉक्टरों ने उसको आगे के लिए रेफर किया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, इनका इलाज कराइए। 24 घंटे से कम के वक्त में उस पेशेंट को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसका बिल कितना बैठता है? 1,30,000। देखिए, सीकर के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद सीकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जो उनका भाई है सुभाष चंद्र का इलाज करवाने के लिए। उनके भाई अस्पताल की आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनके हाथ पे हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर आयुष्मान भारत का कार्ड है जिसपे मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। राजेंद्र प्रसाद जी रोते हुए कहते हैं कि जब वो सरकारी अस्पताल में थे उनका एक पैसा खर्च नहीं हुआ। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर के अपने भाई को भर्ती कराया और कहा है कि आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, पहले डॉक्टर ने बोला कि पहले पैसा जमा कराइए, हम आपको रसीद देंगे, रीइंबर्समेंट, यानी कि हम जो रसीद दे रहे हैं आप जहां चाहिए वहां जमा कीजिए, अपना पैसा वापस दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले पैसे देना पड़ेगा। एक आम आदमी, गरीब आदमी के पास 1,30,000 रुपए कहां से आएंगे? मजबूरी, लाचारी और बेबसी साफ तौर पे आपको
इस कथन में देखने को मिलेगी। और अगर मैं अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले जिन लोगों को आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में समझा देता हूं। आयुष्मान भारत को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक उनकी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और दूसरी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना। आयुष्मान भारत भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, ऐसा सरकार दावा करती है। देश की कुल 40% आबादी इसमें एलिजिबल होती है। वो 40% जो आबादी है वो ज्यादातर गांव में रहने वाली है। जो आर्थिक रूप से तंग हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाता है। इस कार्ड में प्रत्येक मेंबर को कम से कम 5 लाख रुपए तक का इलाज लिया जाता है इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में। ये टोटल नेटवर्क हॉस्पिटल लगभग कितने हो जाते हैं? 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में वो इतना इलाज करा सकते हैं और 1,000 से ज्यादा बीमारियों का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। इस आयुष्मान भारत का अगर हम बजट देखेंगे तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए है। और केंद्र सरकार ने बोला कि जिस जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है वो कोविड-19 का इलाज आसानी से करा सकते हैं। इलाज मिला? नहीं मिला। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं मिला और स्थितियां क्या है। बीबीसी की रिपोर्ट है, ऑथेंटिक है। आपको पता है कोरोना की जो महामारी है वो गांव की तरफ बढ़ने लगी है, गांव की तरफ बढ़ रही है, और गांव में बसते हैं इसके असली हकदार, इस कार्ड के होल्डर। इस योजना के तहत तकरीबन 15 करोड़ 88 लाख कार्ड बन चुके हैं, जिसमें ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस योजना के तहत इलाज मांगने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सभी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है पैसों की वजह से। अगर आप देखेंगे ना इस आयुष्मान भारत के रेट लिस्ट को भी अगर आप देखेंगे, एक वो भी समस्या है कि फ्री में इलाज गरीब को नहीं मिल पा रहा है, कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है। रेट लिस्ट क्या है आयुष्मान भारत का? वो ये है कि आईसीयू बेड 5,000 रुपए प्रतिदिन, आईसीयू बेड बिना वेंटिलेटर का आपको 4,000 रुपए प्रतिदिन, हाई डेंसिटी यूनिट बेड 3,000 रुपए प्रतिदिन, और जनरल वार्ड 2,000 रुपए प्रतिदिन। देखो कोविड-19 के इलाज में पीपीई किट का भी इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल होता है। तमाम खर्चों को जोड़ने के बाद जो कीमत है, बेडों की कीमत है, वो लगभग सभी राज्यों में बढ़ जाती है। अब देखिए पीपीई किट की जरूरत पड़ती है। इस वजह से हरियाणा सरकार का मैं एग्जांपल लेता हूं तो हरियाणा की सरकार ने इस पर 20% रेट बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद आईसीयू बेड वेंटिलेटर के साथ 6,000 रुपए प्रतिदिन का पड़ेगा, जो कि कार्ड में कितना है? सिर्फ 5,000। कमोवेश ये जो स्थिति है हरियाणा की, लगभग सभी राज्यों में ऐसा है। कोरोना महामारी को प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पैसा बनाने का एक जरिया बना लिया है, और इसमें साथ सरकारें भी दे रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस में चेंजेस किए हैं और देश में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाई है। एम्स और आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कि कोरोना में कहीं पर भी रेमडेसिविर कारगर साबित नहीं होती है, ये वायरस के लोड को बिल्कुल भी कम नहीं करती है, ये इसका इलाज नहीं है। ये बात आने के बाद भी आईसीएमआर ने क्या बैन किया है? प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगाई है, रेमडेसिविर पे नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? कि इस पे फार्मा कंपनी को नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा, फार्मा को फायदा होगा तो भैया इलेक्शन बॉन्ड है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो सरकार को अल्टीमेटली दोनों तरफ से फायदा होगा। तो ये खेल को समझिए आप, ये मिलकर के लूट रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग है ना ये। अब आप कहेंगे तू प्राइवेट के खिलाफ है, तू एंटाई कैपिटलिस्ट है। ये सारी बात कमेंट सेक्शन में अगर आएंगी तो वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, फिर समझाऊंगा कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। देखिए अगर किसी गांव वाले को कोरोना का टेस्ट अगर कराना है तो वो कोरोना के टेस्ट तो हर जगह नहीं हो रहे हैं। जो कार्ड धारक है उसको मजबूरन उसी अस्पताल में जाना होगा जहां पर ये टेस्ट हो रहे हैं। कोई भी मरीज अगर पैनल वाले हॉस्पिटल में जाता है, अपना इलाज कराता है कोविड का, तो वहां इलाज होना संभव है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पैनल में आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोविड का इलाज हो ही रहा हो, यह संभव नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर कार्ड दिखाता है तो वहां पर इलाज संभव नहीं हो पाएगा।
सिंपल सी बात यही है कि पहले दुरुस्त किया जाए नेटवर्क हॉस्पिटल को, जो रेफरल जो प्रणाली है सरकारी हॉस्पिटल वालों की, थोड़ा उनको भी बताया जाए। और दूसरी बात इसमें यह है कि कोविड-19 जैसी महामारी के इलाज के दौरान रेट कार्ड के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो कैपिटलिस्ट, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जब दूसरे मरीजों से दुगना तिगना रुपए कमा सकते हैं, तो वो सस्ते मरीजों को, जिसके पास एक कार्ड है, उनको भर्ती क्यों करेंगे? इसीलिए हमने देखा कि जिनके पास कार्ड है उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। 24 घंटे का भी इलाज नहीं हो पाया और 1,24,000 रुपए खर्च हो गए। अगर मरीज 3 दिन में अगर टिक जाता है तो सोच लीजिए उसको क्या क्या बेचना पड़ जाएगा। व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। देखिए, मैंने अभी खबर पढ़ी थी कि एक पेशेंट के साथ अधिकतर यही हो रहा है। आपके साथ अगर आपके पास किसी भी तरह का बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस है और कैशलेस है, तो हॉस्पिटल उसके बावजूद पहले दिन जब एडमिशन होता है तो आपसे वो 1 से 1.5 लाख रुपए जमा करा रहे हैं। जब मरीज ने बोला कि मेरे पास तो हेल्थ कार्ड है, तो हॉस्पिटल कहते हैं इलाज अगर कराना है तो 1.5 लाख रुपए दीजिए शुरुआत में। अगर अप्रूवल आ जाता है तो बेहतर है, अगर अप्रूवल नहीं आता है तो आपको प्रत्येक दिन 24 घंटे में आपको इस अमाउंट को अपडेट करना होगा और आपको पैसे देने होंगे। जब उस मरीज का कम से कम 3 दिन हो गए तो पैसा जमा कराता रहा, तो हॉस्पिटल वाले उस मरीज से कहते हैं कि आपका जो क्लेम है वो कंपनी ने डिनाई कर दिया है, आपको आप पैसा कैश में भरना होगा। पेशेंट की हालत खराब। अब पेशेंट बोले कि मेरे पास तो इतना कैश है नहीं। थक हार करके पेशेंट ने कंपनी से बात की। जब कंपनी फोन लगाया और पूछा कि आपने मेरा क्लेम किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट कर दिया, कोविड-19 को तो आपको मजबूरन ऐड करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में, क्योंकि IRDAI की गाइडलाइंस हैं। सारी बातें होती हैं तो पेशेंट को बताया जाता है कि सर हम तो अप्रूव तब करेंगे, डिनाई तब करेंगे जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आएगी आपकी हॉस्पिटल की तरफ से। यानी कि देखिए क्या खेल चल रहा है। हॉस्पिटल की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई, पेशेंट को बताया गया कि आपका जो क्लेम है वो डिनाई कर दिया गया है। कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। ये स्कैम मैं आपको बताऊं क्या है, बहुत सिंपल है। मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे फादर अपोलो में एडमिट थे, एंड आई हैव द प्रूफ। आवश्यकता पड़ेगी तो साफ तौर पे समझाऊंगा। पेशेंट को नहीं बताया गया कि आपका पैसा भरना पड़ेगा। अगर पेशेंट का 5 लाख का बिल बनता है और पेशेंट ने 5 लाख दे दिए और कंपनी से वो रिइंबर्समेंट मांगता है पेशेंट, तो कंपनी को मजबूरन 5 लाख देने पड़ेंगे उसकी पॉलिसी के अनुसार। अगर 5 लाख तक का उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हॉस्पिटल वाले ने 5 लाख की कमाई कर ली, पेशेंट को 5 लाख मिल गए। सवाल यहां पर यह है कि 5 लाख रुपए होते किसके पास है, वो इमरजेंसी बेसिस में कहां से लाके देगा व्यक्ति। चलो दे दिए, कोई बात नहीं, मान लिया। दूसरी बात, आपको पता है हॉस्पिटल वाले ने ऐसा क्यों किया? उनसे कहा कि आपका क्लेम डिनायल हो गया है और आपके पास आपको कैश देना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जब क्लेम का अमाउंट भेजते हैं तो चोर चोर मुसेरे भाई है ना दोनों। इनको पता है कि हॉस्पिटल वालों ने किस पर ज्यादा पैसा लगाया है, कितना ज्यादा पैसा लगाया है, उसको डिडक्ट करने के बाद अमाउंट को इनको देते हैं। मेरे फादर का कुछ 1,80,000 का बिल बनता है, कहां पर? अपोलो में। जो अमाउंट सैंक्शन होता है वो 1,48,000 या 50,000 के आसपास का होता है। बचा कितना? 30-35,000 रुपए के आसपास जो पैसा बचता है वो इन हॉस्पिटल का घाटा होता है। अगर हम 1,80,000 कैश में देते तो कंपनी वाले हमें 1,80,000 देते हैं, और वो जो 30-35,000 का जो बीच में डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है ना, वो 30-35 उनको प्रॉफिट हो जाता। और साथ ही मुझे आप ये बताइएगा, जितने भी लोगों ने इस हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत का इस्तेमाल किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और जब आपने इसका इस्तेमाल किया तो किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया? अगर आपने कोविड के लिए किया तो आपका इलाज चला तो लगभग कितना खर्च हुआ और कितना पैसा आपको हॉस्पिटल को देना पड़ा? साझा कीजिए मेरे साथ एक डाटा। देखते हैं आपके साथ मिलकर के वीडियो बनाने की अगर जरूरत महसूस होती है और जनता तक कुछ व्यापक बात पहुंचाने की आवश्यकता मुझे लगेगी आपकी बात सुनने के बाद, बढ़ाएंगे। कमेंट सेक्शन में परहेज मत कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube और Patreon मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।